बच्चों, आज हम लोग पूंजी के महत्व के बारे में पढ़ेंगे। पूंजी की परिभाषा और पूंजी की विशेषताएं पिछले वीडियो में हमने पढ़ा दिया था। आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पूंजी का महत्व बोर्ड की परीक्षा में भी कभी कभी पूछा जाता है। अगर नहीं भी पूछा जा रहा है तो इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, और आगे की परीक्षाओं में भविष्य में जब भी आप कोई प्रतियोगी परीक्षा देंगे तो उसमें भी सब पूंजी के बारे में जरूर क्वेश्चन आता है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं पूंजी का महत्व। पूंजी का जो पहला महत्व है, उद्योग धंधों की स्थापना। ये बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि बिना पूंजी के किसी भी प्रकार के उद्योग धंधे और व्यवसाय की हम शुरुआत कर ही नहीं सकते। उद्योग धंधों के लिए कच्चा माल, जमीन खरीदना, यंत्र खरीदना, ये सब पूंजी के द्वारा ही संभव होगा। तो नए नए प्रकार के उद्योग धंधे और व्यवसाय की स्थापना के लिए पूंजी की बहुत अधिक आवश्यकता है। बिना पूंजी के उद्योग धंधों की स्थापना नहीं हो सकती है। दूसरा महत्व, विशाल स्तरीय उत्पादन का आधार, अर्थात लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करना, बड़े पैमाने पर। यदि किसी वस्तु का उत्पादन हम 100 इकाई रोज करते हैं, अगर हम चाहते हैं 1000 इकाई का रोज उत्पादन करें, जैसे मान लीजिए साइकिल हम 100 बनाने हैं, अगर मुझे 1000 बनाने हैं तो बहुत बड़ा प्लांट चाहिए। तो उसके लिए, बड़े प्लांट के लिए बड़ी मशीनें चाहिए, तो उसके लिए पैसा चाहिए, पूंजी चाहिए। तो यानी भारत जैसे देश में जहाँ जनसंख्या लगातार बढ़ती है, तो लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन होने से ही यहाँ की मांग को पूर्ति कर सकते हैं, क्योंकि डिमांड अधिक है। तो लार्ज स्केल पर उत्पादन के लिए पूंजी की आवश्यकता है। तीसरा है श्रम की उत्पादकता में वृद्धि। जो श्रमिक उत्पादन कार्य में संलग्न हैं, जो कार्य करते हैं, उनकी उत्पादकता में वृद्धि के लिए उनके प्रशिक्षण पर व्यय करना पड़ता है, उनकी स्किल्स डेवलपमेंट पर खर्च करना पड़ता है, जिसके कारण उनकी उत्पादकता में वृद्धि हो सके। लेकिन यह पूंजी के द्वारा ही हो सकता है। उन पर जो पैसा व्यय खर्च किया जाता है वह बिना पूंजी के नहीं हो सकता। तो पूंजी के द्वारा हम श्रमिकों के प्रशिक्षण, रहन सहन, खाने पीने पर हम पैसा खर्च करके हम श्रमिकों की उत्पादकता में वृद्धि कर सकते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग। प्राकृतिक संसाधन अगर किसी देश के पास है तो इसके आधार पर वह देश विकास अपने को नहीं कर सकता है जब तक हम उस प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग न कर लें। लेकिन इन प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग करने के लिए आपके पास पूंजी होनी चाहिए। बिना पूंजी के हम अपने प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग नहीं कर सकते। जैसे हमारे पास जल बहुत अधिक है, नदियाँ बहुत अधिक हैं, तो हम डैम बनाकर बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड्स हैं, तो हम खेती में इन्वेस्ट करके हम अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, उनकी पर हेक्टेयर उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज दिया गया है, हम उसमें पैसा इन्वेस्ट करके, पूंजी इन्वेस्ट करके हम अपने इनकम में वृद्धि कर सकते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन जो दिया गया है प्रकृति की ओर से, तो उनके समुचित विदोहन के लिए आपके पास पूंजी होनी चाहिए। तकनीकी ज्ञान में वृद्धि, इंक्रीज इन टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी में कैसे वृद्धि होगी? तो इसके लिए पूंजी चाहिए, क्योंकि तकनीकी ज्ञान के लिए आविष्कार और अनुसंधान पर बहुत अधिक पैसा खर्च करना पड़ता है, जिसके कारण ही तकनीकी ज्ञान में वृद्धि होती है। या तो हम कोई तकनीकी ज्ञान या तो हम अपने देश में स्वयं बनाएं, या दूसरे देश से हम कोई चीज़ बनाने की नई तकनीक हम खरीद सकें। तो दूसरे देश से यदि कोई चीज़, अगर हमारे पास वो तकनीक नहीं है, तो दूसरे देश से अगर तकनीक खरीद रहे हैं, जैसे विकसित देश अमेरिका है, जर्मनी है, जापान है, तो उस तकनीक को खरीदने के लिए भी हमारे पास पूंजी होनी चाहिए। क्योंकि तकनीक के द्वारा ही हम अपनी प्रोडक्शन की कास्ट को कम कर सकते हैं, हम अपनी उत्पादकता में वृद्धि कर सकते हैं, और हम जिसके कारण हम मार्केट में हम अपनी वस्तुओं को बेच सकते हैं। तो तकनीकी ज्ञान के लिए भी पूंजी आवश्यक है। अगला है आर्थिक नियोजन का आधार। हमने आर्थिक नियोजन में पढ़ाया था कि आर्थिक नियोजन में हम बहुत से लक्ष्य निर्धारित करते हैं देश के सर्वांगीण विकास के लिए।
जिसमें आर्थिक लक्ष्यों की प्रमुखता रहती है, जैसे गरीबी खत्म करना है, बेरोजगारी खत्म करना है, आत्मनिर्भर बनाना है अर्थव्यवस्था को। तो जितने जो लक्ष्य होते हैं उनकी पूर्ति के लिए वित्तीय साधन होने चाहिए या पूंजी होनी चाहिए। इन पूंजी के द्वारा ही हम अपने लक्ष्य को निश्चित समय में पूरा कर सकते हैं। यदि आपके पास पूंजी नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, तो आप इन लक्ष्यों को पूरा नहीं कर सकते। इसलिए आर्थिक नियोजन का आधार पूंजी है। रोजगार के अवसरों में वृद्धि। भारत जैसे देश में जहाँ बेरोजगारी बहुत अधिक है, तो इस बेरोजगारी को कैसे दूर किया जा सकता है? इसके लिए एक ही तरीका है कि हम नए विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधों की स्थापना करें, नए प्रकार की व्यवसाय की शुरुआत करें। तो उसके लिए पूंजी चाहिए, क्योंकि पूंजी के द्वारा ही हम उद्योग धंधों की स्थापना करेंगे। उद्योग धंधों की स्थापना से नए नए रोजगार के अवसर क्रिएट होंगे, जिससे बेरोजगारी हमारी दूर होगी। गरीबी के दुष्चक्र तोड़ने में सहायक। पूंजी का जो अगला महत्व है कि गरीबी का जो दुष्चक्र होता है भारत जैसे देशों में, कि व्यक्ति गरीब रहता है तो उसका इनकम कम रहता है, इनकम कम रहता है तो वो क्या करता है, कर्ज लेता है, कर्ज वो नहीं चुका पाता है तो फिर वो कर्ज लेता है, फिर उसका इनकम कम होता है। तो गरीबी का दुष्चक्र होता है। व्यक्ति जब गरीबी के दुष्चक्र में फंस जाता है तो उसमें निकल नहीं पाता है। तो गरीबी के दुष्चक्र को निकालने के लिए अगर लोगों के पास कर्ज का बोझ अधिक है, जैसे गाँव में कहा जाता है किसानों के पास बहुत अधिक कर्ज होता है, जिनके कर्ज न चुका पाने के कारण हजारों किसान भारत जैसे देश में आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि वो गरीबी के शिकार है और उनका जो मुख्य आजीविका का साधन एग्रीकल्चर होता है। तो अगर उन गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ना है, उनके लिए इनकम के साधन उपलब्ध कराना है, तो हमारे पास पूंजी होनी चाहिए। एक उपाय होता है कि उनके कर्ज के बोझ को कम किया जा सके, या उनको सब्सिडी पर हम उनको हर चीज़ उपलब्ध करा दें जिससे लागत कम आ सके। यानी उनको पूंजी के द्वारा हम उनकी गरीबी के दुष्चक्र से हम बाहर निकालेंगे, जिस तोड़ने में गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ने में सहायक होता है। ये सब क्या होगा? ये सब पूंजी के द्वारा ही हो सकता है। लास्ट है राजनीतिक अस्थायित्व व सैनिक शक्ति, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड जो आर्मी स्ट्रेंथ, यानी सैनिक मजबूती। किसी भी देश के लिए अगर वह सैनिक रूप से मजबूत है और वहाँ राजनीतिक अस्थायित्व है, तो इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा यह होता है कि वह देश अच्छे तरह से विकास कर सकता है, वहाँ विकास की भी संभावनाएं अधिक रहती हैं। तो इसमें पूंजी का बहुत बड़ा रोल होता है। यदि किसी देश के पास पूंजी बहुत अधिक है तो वहाँ राजनीतिक अस्थायित्व रहता है। अस्थायित्व मतलब वहाँ जनता का उस शासन के प्रति कोई जनाक्रोश नहीं रहता है, क्योंकि जनता की जो आवश्यकताएं होती है किसी भी प्रकार की, सरकारों द्वारा वो पूंजी खर्च करके पैसा व्यय करके जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है, जिसके कारण उनमें आक्रोश नहीं रहता है। तो बार बार चुनाव नहीं होता है, चुनाव 5 साल का होता है, 5 साल तक सरकारें चलाती हैं। फिर सैनिक शक्ति में क्या इनका रोल है? अगर पूंजी अधिक होता है तो हम देश की बाहरी सीमाओं को अच्छी तरह सुरक्षा कर सकते हैं, नए सैनिक सामग्री खरीद सकते हैं। इसके कारण हमारी जो सेनाएं होती हैं मजबूत रहेंगी, हम दुश्मनों का मुकाबला कर सकते हैं। कोई पड़ोस के, कोई आसपास कोई भी दुश्मन देश हमारे ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता है। तो इसके लिए पूंजी चाहिए। तो पूंजी का ये महत्व है। और ये तुम्हारा 9 महत्व है। कभी कभी परीक्षाओं में पूंजी का 2 महत्व आता है, 3 महत्व आता है, तो आसानी से आप लोग लिख सकते हैं। ये 2 या 3 नंबर में ये आता है। एक जानकारी के लिए भी आवश्यक है और आगे की परीक्षाओं के लिए भी आवश्यक है। हम कल पूंजी का कृषि में क्या महत्व इसके बारे में पढ़ाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है।